रीजनिंग में हमें दिया है, पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें रिलेट करने को दिया गया है कि जैसे BED का रिलेशन GJI से है तो LON का किससे होगा। तो यहां से आप देखिए B से G हुआ तो B से G में हम देखते हैं तो +5 हुआ। इसी तरह E से J में देखें तो यहां पर भी क्या है +5 हुआ, और D से I में भी आप देखें तो +5 हुआ। तो इसका मीनिंग ईच लेटर 5 आगे बढ़ गया है। तो L में 5 करेंगे तो यहां से L में 5 करेंगे तो इट मीन्स 5 आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा Q, O में 5 आगे बढ़ेंगे तो T, N में 5 बढ़ेंगे तो S, तो आंसर आएगा QTS इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में देखिए इसमें रिलेट कीजिए भाई इनमें रिलेशन क्या है होगा। तो यहां पर हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो C से D में देखते हैं तो +1 हुआ, D से G में देखते हैं +3 हुआ, और G से F में देखते हैं तो -1 हुआ। इट मीन्स पहले +1 फिर +3 फिर -1। यहां से H से I में देखें तो +1, I से L में देखें तो +3, L से K में देखें तो -1। यहां पर भी देखिए N से O में होता है तो +1, O से R +3, लेकिन R से Q -1 हुआ। तो सिमिलरली हमें देखना होगा कि यही पैटर्न किस में आ रहा है, अभी यही सेम पैटर्न इसमें ऑप्शन नंबर 2 में देखिए P से Q हुआ तो +1 हुआ, Q से T होता है तो +3 हुआ, और T से S होता है तो -1 हुआ। तो सेम पैटर्न किस में है, PQTS। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। अब देखिए थर्ड में देखिए इसमें कहा टी, कप और सूप। टी का कप से जैसे रिलेशन है उसका सूप का किससे होगा। तो भाई टी को जो सर्व किया जाता है वो कप में किया जाता है, इसीलिए इसी तरह सूप को जो दिया जाता है वो बाउल में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट में 4 to 6 में हम देखते हैं, 4 to 6 में हमें दिया है कि इनमें से ओड वन आउट हमें फाइंड करना है। I, N, W और H इनमें अलग कौन है। देखिए ये तीनों जो हैं वो कॉन्सोनेंट है, I वोवल है, तो इसमें अलग जो होगा वो I होगा। इट मींस ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें चार नंबर दिए हैं, इनमें सबसे अलग कौन सा है। देखिए ये चारों में यहाँ पर ये एक ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, बाकी 3 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है डिस्ट्रेस, सॉरो, फैंटेसी एंड डिस्गस्ट। तो यहां पर इनमें देखिए पहला, दूसरा और जो डिस्गस्ट, ये 3 जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं निगेटिव वर्ड है या आप कह सकते हैं पेनफुल वर्ड है, लेकिन फैंटेसी का मीन्स होता है इमेजिनेशन। ये इन तीनों से अलग है, तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इन्हें मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें दिया है सब्सटेंस, एटम्स, मॉलिक्यूल एंड प्रोटॉन। तो सबसे पहले होता है इनमें प्रोटॉन, प्रोटॉन से फिर बन जाता है एटम्स, फिर एटम से मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल के बाद सब्सटेंस। तो इसका मीनिंग जो सीक्वेंस होगी सबसे पहले आएगा D, फिर एटम इट मींस फिर B, फिर मॉलिक्यूल्स इट मींस C, और फिर सब्सटेंस इट मींस A। तो आंसर आएगा DBCA। DBCA इट मींस ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में हम देखते हैं हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा ये हमें बताना है। जरा इस सीरीज को देखते हैं। तो इस सीरीज में क्या है, पहले हमें दिया LMN, क्लियर, लेकिन जो नेक्स्ट लिया MNOP, फिर NOPQR। तो एक बात सोचिए, ये जो पहला लेटर है उसको हर बार हटा रहा है, और जो लास्ट के जो लेटर है उनको सीक्वेंस में लाकर
उनके बाद के नेक्स्ट 2 लेटर ले रहा है। जैसे यहाँ पर L को हटाया तो MN को से स्टार्ट किया नेक्स्ट, और N के बाद OP आया। इसी तरह इसमें M को हटाया तो NOP इसने यूज किया, और फिर QR, तो इस बार N को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा OPQR। फिर इसके बाद हम 2 लेटर और नेक्स्ट 2 लेटर और ऐड करेंगे RST, तो ऑप्शन आया OPQRST। OPQRST ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है 9th में हमसे दिया है 121 222 424, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो इसमें सोचिए यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड का हर बार क्या करता जा रहा है, डबल। फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट में डबल करता जा रहा है, तो इसमें डबल किया तो 2 2 2 222 हुआ। फिर इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 4। अब यहाँ पर 4 में और इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 8 2 8, तो आंसर आएगा 8 2 8। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में हमें दिया है कि आपको बताना है इससे कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। तो इस वर्ड में हमें देखना होगा, जैसे पहला जो ऑप्शन है इसमें जो चारों लेटर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, TIER यहाँ पर चारों है, तो इसका मीनिंग पहला भी बनाया जा सकता है। दूसरा यदि मैं ऑप्शन देखता हूं, दूसरे ऑप्शन में हमारे पास O यहाँ पर 2 है, लेकिन इस वर्ड में O केवल 1 है, तो इसका मीनिंग यही जो वर्ड होगा इससे हम इस वर्ड से दिए हुए कीवर्ड से नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में हमें दिया है वर्ड दिया है, इसको कोडेड लैंग्वेज में इसने लिखा EPRSAOYM, तो एग्जीक्यूट को क्या लिखा PGNVXP। तो आपसे पूछा है कि इस वर्ड को हम कैसे कोडेड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज देखिए, इस वर्ड में जो लेटर आए हैं क्या वो सारे लेटर इन दोनों वर्ड में है या नहीं है। देखिए A हमारे पास है, S भी हमारे पास है, U भी हमारे पास है, R हमारे पास पहले वाले वर्ड में ही है, और E भी हमारे पास है। इसका मीनिंग इस वर्ड में जो सारे लेटर आए हैं वो इन दोनों गिवन वर्ड में है। तो ये इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है, तो आपको बस डायरेक्ट कोड देखना होगा। A का कोड क्या होगा, यहाँ से थर्ड पर कौन है, O है, तो A का कोड हुआ O। फिर S कहां पर है, S इसमें है, तो S का कोड है हमारे पास X, और S यहाँ पर 2 बार आया है, तो X इंटू X। U का कोड होगा V। फिर R का कोड है Y, एंड E का कोड है P। तो आंसर आया OXXVYP, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है ए ट्रेन रन्स फॉर 2 आवर एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है 2 घंटे चलती है 40 की स्पीड से, 9/2 आवर चलती है 60 की स्पीड से, और 7/2 आवर चलती है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपसे पूछा है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो भाई एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल सबसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहले वो स्पीड थी 40 की, 2 घंटे चला, तो डिस्टेंस होगी 40 × 2 प्लस यहाँ पर 60 × 9/2 प्लस 70 × 7/2 अपॉन में, ये तो आया टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, अपॉन में आ जाता है टोटल टाइम। टोटल टाइम इट मींस 2 प्लस 9/2 प्लस 7/2। तो यहां से जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आता है भी 59.5। तो आंसर इज 59.5 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है। नेक्स्ट आता है, इसने दिया है कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस वर्ड से बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है इसका मीनिंग सारे जो लेटर होंगे इस दिए हुए वर्ड में होंगे, तो वो वर्ड हम बना सकते हैं। तो यदि हम पहले ही देखें कि इसमें फर्स्ट, सेकंड,
और फोर्थ में देखो तो इन सभी में ई आया है, इन सभी में ई आया हुआ है, लेकिन जो हमें कीवर्ड दिया है इसमें ई है ही नहीं। तो कौन कौन से नहीं बनाए जा सकते? ये तीनों नहीं बनाए जा सकते। तो इसका मीनिंग कौन सा बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 यही वर्ड केवल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है प्लस का मीन्स माइनस, माइनस का मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मीन्स प्लस, प्लस डिवाइड का मीन्स है माइनस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो आपको टारगेट करना होता है हमेशा डिवाइड पर टारगेट कीजिए। प्लस का मीनिंग क्या है? यहाँ पर डिवाइड है, तो इसमें प्लस कहाँ पर आया है? यहाँ पर। इसका मीनिंग यहाँ पर डिवाइड आएगा। तो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मीनिंग ये हो सकता है, चांसेस है। यहाँ पर प्लस, इन दोनों के बीच में प्लस आया तो 2 10 से डिवाइड, इट मीन्स यहाँ पर पॉइंट में आएगा, तो इसके चांसेस कम है। अभी हम नेग्लेक्ट करेंगे इसको। यहाँ पर 7, यहाँ पर देखिए प्लस किसके बीच में आया? 5 और 7 के बीच में प्लस आया, तो इसका मीनिंग ये भी, इसके भी चांसेस कम है, तो अभी हम इसको चेक नहीं करेंगे। और यहाँ पर 12 + 2 और प्लस का मीनिंग है डिवाइड, तो इसका मीनिंग ये हो सकता है। तो चांसेस किसके ज्यादा सही होने के? फर्स्ट और फोर्थ के। तो फर्स्ट में हम पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई का मीनिंग है +8, माइनस का मीनिंग है मल्टीप्लाई 5, प्लस का मीनिंग है डिवाइड 5 और डिवाइड का मीनिंग है माइनस -1 = 12। जरा इक्वेशन को देखिए सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। पहले हम इनको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 8 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + 8 × 1 -1, तो यहां से आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 8 -1, तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है 12 और इक्वल टू 12 हो ही रहा है, तो 12 = 12, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है एक वर्ड का कोड दिया है। इस वर्ड का कोड दिया है 13245, इस वर्ड का कोड दिया है 05687। तो आपको बताना है इसका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं, कहीं ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन तो नहीं है, पहले हम वो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर टी है, टी हमारे पास मिल रहा है, यहाँ पर एक्स है, लेकिन इन दोनों में एक्स नहीं है, तो इसका मीनिंग डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन ये नहीं है। देखिए इसने पी के लिए क्या यूज किया? पी के लिए इसने यूज किया 1, पी का 1, क्यू का जो यूज किया, क्यू के लिए 2 यूज किया, पी क्यू। आर के लिए इसने यूज किया 3, आर के लिए 3, एस के लिए, आर एस के लिए 4, टी के लिए 5। तो कहीं ना कहीं एक हिंट हमें मिल रहा है। और ओ के लिए क्या कर रहा है? 0, तो इसका मीनिंग ओ के लिए इसने 0, तो एक सीक्वेंस सीरीज में इसने लिया। ओ के लिए 0, पी का 1, क्यू का 2, आर का 3, एस का 4, टी का 5, यू का एस टी यू, यू का 6, वी का 7, डब्ल्यू का 8, तो एक्स का होगा 9। तो इस पैटर्न में इसने इसको यूज किया हुआ है। तो हमें इसका कोड बताना है। तो टी एक्स ओ क्यू पी का कोड क्या होगा? तो टी का कोड है 5, तो 5, एक्स का कोड है 9, ओ का कोड है 0, क्यू का कोड है हमारे पास 2 एंड पी का कोड है यहाँ पर 1। तो इसका मीनिंग हमें जो ऑप्शन मिला, देखिए हमें पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। यदि आपको पहले से ही हिंट मिल जाता है, जैसे हमें हिंट मिला कि टी का कोड 5 है, तो इसका मीनिंग जो आंसर होगा वो 5 से स्टार्ट होगा, तो आप डायरेक्ट टिक कर दीजिए, क्योंकि आपके पास वहां पर इतना टाइम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। तो केवल आपको पूरा सॉल्व ना कर, यदि आपको हिंट मिल जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहले ही आप उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है, हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इनमें देखिए या तो रो या कॉलम में, आपको रो में या फिर कॉलम में एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन को आपको पहचानना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक रिलेशन बना हुआ है कि इन दोनों की हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 10 × 7 70 - 5 इट मीन 65 हो जाता है। इसी तरह 8 × 4 इनकी मल्टीप्लाई करोगे 32 और इसमें से 2 माइनस कर देते हैं, तो 2 माइनस करते हैं तो आता है 30। तो इसका मीनिंग ये हुआ इन दोनों के आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें से ये माइनस किया, तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 6 इट मीन 54
और 54 माइनस 3, 54 9 into 6 minus 3, it means 54 minus 3, it means the answer is 51 is the answer. 51 is the answer. Option number 2 is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यदि आप एक पैटर्न देखें तो इसमें क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इट मीन्स 12 प्लस 1 इट मीन्स 13 हुआ। इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 1 इट मीन्स 13। यहाँ पर 8 into 8 64 माइनस 8 तो इट मीन्स 56। तो 8 into 8 माइनस 8 इट मीन्स यहाँ पर आता है 56। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 into 3 इट मीन्स 15 और माइनस आप कर दीजिए यहाँ पर 7, तो आंसर आ जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है, ये स्टेटमेंट और अजम्पशन से क्वेश्चन है भी। स्टेटमेंट हमें दी गई है, रीड दिस नोटिस बिफोर एंड एंट्रिंग इनटू द स्टेडियम। यदि आप स्टेडियम में एंट्री कर रहे हैं तो उससे पहले इंफॉर्मेशन नोटिस जो है उसको पढ़ें। इससे दो अजम्पशन हो सकती है, भाई यहाँ पर जो लोग आए वो लिटरेट हो, पीपल आर लिटरेट, तो पढ़े लिखे लोग हैं, और दूसरा कोई भी ब्लाइंड पर्सन स्टेडियम में ना आए। तो दोनों ही रीजन हो सकते हैं, दोनों ही संभावनाएं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें स्टेटमेंट दी है, एक कार है जो रोड से उतरने के कारण एक ट्री से हिट कर गई, एक्सीडेंट हुआ। तो इसमें लिखा गया है द ड्राइवर वॉज एफिशिएंट एनफ। तो जो ड्राइवर था वो एफिशिएंट था। द रोड वॉज नॉट गुड, रोड जो थी वो अच्छी नहीं थी। द ड्राइवर ड्रॉ द कार फॉर लास्ट 15 ईयर। और जो ड्राइवर है कार पिछले 15 सालों से वो चला रहा है। तो हमें कंक्लूजन दिया गया है कि एक्सीडेंट होने के क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है। भाई एक रीजन हो सकता है कि रोड की बैड कंडीशन हो सकता है। दूसरा, देयर वाज ए मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार में मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है कि पहली भी और दूसरी भी। भाई जो रोड है वो उसकी कंडीशन खराब भी हो सकती है और कार में मैकेनिकल फॉल्ट भी आ सकता है। तो जिसके कारण जो कार है वो ट्री से हिट कर गई, एक्सीडेंट हो गया। तो दोनों ही कंक्लूजन बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बोथ द कंक्लूजन कैन बी ट्रू। नेक्स्ट आता है, हमें दिया गया है कि जो फर्स्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कन्नड़ा बोलने वाले लोगों को, सेकंड जो है वो इंग्लिश, थर्ड हिंदी और फोर्थ मराठी। तो आपसे पूछा गया है जो ये शेडेड पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पहले देखिए जो शेडेड पार्ट है कौन से सर्कल के अंदर नहीं है, कौन से सर्कल के अंदर नहीं है, इट मीन्स थर्ड सर्कल के अंदर नहीं है। तो थर्ड के नहीं है तो इसका मीनिंग वो हिंदी नहीं बोलते होंगे। हिंदी नहीं बोलते हैं तो इसका मीनिंग क्या क्या बोलते हैं, कन्नड़, इंग्लिश और मराठी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर द पीपल हु स्पीक कन्नड़, इंग्लिश एंड मराठी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया है कि क्लास टीचर गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के जो गर्ल्स और बॉयज और क्लास टीचर में इनमें से कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल सही होगा इनकी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्लास टीचर, गर्ल्स और बॉयज तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है 22 में दिया गया है कि जो फिगर है ये इनमें से किस पार्ट में छिपी हुई है। देखिए यदि मैं फर्स्ट पार्ट में ये पूरी फिगर को आपको देखना होगा, इस पूरी फिगर को आप देखते हैं तो इसका मीनिंग आपको ये सारी लाइंस और ये सारी चीजें देखनी होगी, ये कौन से पार्ट में छिपी हुई है। तो यहाँ पर इतना पार्ट तो यहाँ नजर आ रहा है लेकिन ये वाली लाइन यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। इसी तरह दूसरे में भी ऐसा नहीं है, ये वाली लाइनें नहीं आ रही है तो इसका मीनिंग दूसरा भी गलत है। तीसरे में ये पार्ट नहीं है हमारे पास तो तीसरा भी गलत हुआ। तो आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये वाला पार्ट देखिए ये हमें ये नजर आया, यहाँ से ये चीजें नजर आई, साथ में ये भी हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। 23 क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया है कि फिगर जो
फिगर है, इनमें से किस आंसर फिगर में छिपी हुई है ये हमें बताना है। देखिए इस टाइप का जो हम देखते हैं तो ये वाला हमें नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में नज़र आया। ऑप्शन नंबर 4 में इस तरह की बिल्कुल ये फिगर नज़र आ रही है जो इसमें छिपी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में ये सेम फिगर जो क्वेश्चन फिगर है ये ऑप्शन नंबर 4 में छिपी हुई है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि आपने इस फिगर को पहले इधर फोल्ड किया, फिर लेफ्ट वाला पार्ट फोल्ड किया और फिर इसमें कट किया। तो ध्यान से देखिए, इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि जब आप ये वाला पार्ट इधर फोल्ड कर रहे हो तो इसका मीनिंग जो कटिंग यहाँ की आपने वही कटिंग यहाँ पर भी आएगी। तो इसका मीनिंग ऊपर राइट में 2 सर्कल कट होंगे, इसी तरह यहाँ पर भी नीचे आपने ये वाला पार्ट इधर फोल्ड किया था तो जो कटिंग यहाँ पर है वही कटिंग यहाँ पर भी आएगी। तो इसका मीनिंग हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऐसा होगा जिसमें राइट में टॉप पे 2 सर्कल होंगे और बॉटम में लेफ्ट में भी 2 सर्कल होंगे। और जब आपने इसको ऐसे फोल्ड किया था तो इसमें भी कटिंग आएगी, तो कुछ ऐसे कटिंग आ जाएगी। क्लियर? तो और इधर भी दूसरी साइड में भी इसमें कटिंग आएगी। तो ऑप्शन जो बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए हमें ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन दिया गया है, तो और हमें बताना है कि पोलो का जो सही एक जो कोड है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो याद रखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा मैट्रिक्स के क्वेश्चन ऑप्शन से करें तो बेटर रहता है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर देखिए 7 9 का मीनिंग है 7th रो और 9th कॉलम। 7th रो 9th कॉलम में क्या हमें P नजर आ रहा है? 7th रो और 9th कॉलम में हमें P नजर आ रहा है, तो इसका मीनिंग यहाँ P है 12। इट मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम O मैच कर रहा है। 16 16 का मीनिंग है यहाँ पर 16 का जो मीनिंग होगा ये दिया ही नहीं है, 16 है ही नहीं, तो इसका मीनिंग ये वाला पार्ट पहला तो नहीं हो सकता, तो ये क्या हुआ? गलत हुआ। दूसरे में यदि हम देखते हैं, दूसरे में देखें 9 5 इट मीन्स 9th रो 5th कॉलम, तो यहां पर P मैच कर रहा है। 0 0 0 0 पर कौन है? O है, यहां से 0 रो भी 0 कॉलम भी 0, तो इसका मीनिंग ये O मैच कर रहा है। 22 इट मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहां पर L मैच कर रहा है। 44 इट मीन्स 4th नंबर की रो और 4th कॉलम, इट मीन्स यहां पर ये O मैच कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। तो हमेशा याद रखिए मैट्रिक्स के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा आप ऑप्शन का यूज करके करेंगे तो आपसे जल्दी कर सकते हैं। मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है द टर्म टू बी एडेड, इसमें कितना हम ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका मीनिंग ये हमें कोशिश करना होगा, यहाँ पर प्लस है तो कोशिश कीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, तो ये वाला पार्ट है ये किसका स्क्वायर है? 11a का स्क्वायर, और यहाँ पर है 8b का स्क्वायर, 8b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2। a की वैल्यू है 11a और b की वैल्यू है 8b, तो आप 8b, तो इसका मीनिंग हमें जो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इस वैल्यू को ऐड करना होगा। किसको ऐड करना होगा? इस वैल्यू को ऐड करना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है भाई? ये 176ab। तो इसका मीनिंग यदि मैं इस वाले पार्ट में 176ab ऐड कर देता हूं तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? 11a प्लस 8b का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाएगा। तो इसका मीनिंग हमें ऐड करना होगा 176ab। तो पहले का आंसर आया 176ab, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में हमें दिया है, इसने कहा है कि एक फील्ड है जिसकी लेंथ है 1000 मीटर और चौड़ाई है विड्थ है 30 मीटर। लेंथ हमारे पास है 1000 और विड्थ है 30। क्लियर? ये यहाँ पर ये 30 है और लेंथ है इसमें 1000 मीटर।
क्लियर। अब इसने कहा है कि इसमें हमने एक टैंक बनाया, एक टैंक खोदा और जिसकी लेंथ तो है 40 मीटर, विड्थ है 30 मीटर, लेंथ है 40, विड्थ है 30 और इसकी जो डेप्थ है, इट मीन्स जो गहराई है उस टैंक की, वो जो गहराई है वो है 12, गहराई है 12 मीटर। क्लियर। तो आपसे कहा गया है कि जब मैं इस टैंक की जो मिट्टी है उसको बाकी पार्ट में फैला देता हूं तो इस फील्ड का लेवल कितना बढ़ जाएगा, इस फील्ड का लेवल कितना बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा तो वॉल्यूम, वो जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, इट मीन्स यहां पर देखिए हमने क्या किया था कि इस पार्ट का वॉल्यूम, जो टैंक है उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, इट मीन्स 40 इंटू 30 इंटू 12, इसका मीनिंग 144,000 मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आया, ये इस टैंक का वॉल्यूम आया। इट मीन्स जो इससे मिट्टी बाहर निकलेगी उसका वॉल्यूम आया। अब हम देखते हैं कि जो मिट्टी है वो कितने पार्ट में हमें फैलानी है। तो ये जो फील्ड है इसका एरिया कितना हुआ, एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड ये होगा 1000 इंटू 30, इट मीन्स 30,000 मीटर स्क्वायर। और बाकी जो एरिया, इट मीन्स यदि मैं टैंक वाला एरिया हटा दूं तो जिसमें हमें मिट्टी फैलानी है वो कितना बचेगा फिर, तो जहां पर वो रीजन जहां पर हमें मिट्टी फैलानी है वो रीजन हमें बचता है, रिमेनिंग एरिया आप कह सकते हैं, रिमेनिंग एरिया वो आ जाएगा 30,000 तो पूरा था, 30,000 ये पूरे फील्ड का एरिया था, माइनस कर दूंगा इसमें से, ये हमारे पास है 40, ये 30, इट मीन्स 1200 हमने माइनस कर दिया, तो वो रीजन जिसमें हमें मिट्टी को फैलाना है वो आ जाता है 28,800 मीटर स्क्वायर। इतना रीजन हमारे पास बच जाता है तो जिसमें हमें मिट्टी फैलानी है। तो देखो अब हमें बताना है कि मिट्टी का जो अर्थ है या जो हमारा फील्ड है उसका लेवल कितना बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, एक छोटी सी बात समझिए, हमारे पास मिट्टी जो है वो टोटल मिट्टी कितनी है हमारे पास 14400, ये टोटल मिट्टी है जिसको हमें फैलाना है कितने पार्ट में 28,800 में। तो यदि मैं इससे डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाता है 1/2, इट मीन्स आप कह सकते हैं 0.5 मीटर। तो जो रीजन है ये वाला पार्ट जहां पर हमने मिट्टी फैलाई थी उसका जो लेवल होगा वो 0.5 मीटर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है, इन ए ट्रायंगल इफ ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड कोइंसाइड देन द ट्रायंगल मस्ट बी। इट मीन्स इसने कहा वो ट्रायंगल कौन सा होगा जिसमें ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड ये सारे एक ही होते हैं। तो इसका मीनिंग वो ट्रायंगल होता है हमारा ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, इट मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर सभी एक ही पॉइंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है 15% ऑफ x का 15%, तो x का 15% इक्वल्स टू y के 20% के बराबर है। और हमसे पूछा है x बाई वाई, तो x बाई वाई होगा 20% अपॉन में 15%। तो यहां से आपने इनको कैंसिल किया तो आंसर आ जाता है 4/3। इट मीन्स रेशियो आएगा 4:3 इज द आंसर। ऑप्शन 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है, इफ ट्रायंगल FGH, एक ट्रायंगल है FGH,
इसने कहा FGH एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मीन्स होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड, कोई भी दो साइड क्या है, इक्वल। फिर आपसे कहा गया FG जो है वो लेस देन है 3, FG की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी है। GH आपको दिया है 8 का, तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो एक बात सोचिए, जब ये FG 3 से छोटी है तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी जरूरी है, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी से ज्यादा होता है। दो साइड का सम हमेशा तीसरी से ज्यादा होता है। सम ऑफ एनी टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यदि मैं यहां पर मैं मान लेता हूं ये दोनों, यदि आप इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो FG और FH को इक्वल करते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यदि आप इन दोनों को इक्वल करते हैं तो इसकी वैल्यू 3 से छोटी है, मान लेते हैं ये 2 है तो ये 2, तो 2 + 2 4। तो दो साइड का सम हमेशा तीसरी से ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आप कह सकते हैं कि ये वाली दोनों साइड इक्वल नहीं होंगी, तो कौन सी इक्वल होंगी? ये दोनों साइड आप कह सकते हैं GH और FH क्या होंगी? इक्वल होंगी। GH और FH क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। ऑप्शन 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में हमें दिया है 1 + 1 अपॉन में cot स्क्वायर 63 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 अपॉन में sin स्क्वायर 63 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 27 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 1 + 1 अपॉन में cot क्या होता है? 1/cot इट मींस tan होता है। 1 + tan स्क्वायर 63 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 27 डिग्री प्लस इसको मैं लिख सकता हूं cosec स्क्वायर 63 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 27 डिग्री। क्लियर? और आगे बढ़ते भाई, इसको tan स्क्वायर 63 को दूसरे में मैं इसको लिख सकता हूं 90 - 27। 63 को लिख सकते हैं 90 - 27। तो आप कह सकते हैं इसको मैं और क्या लिख सकता हूं 1 + cot स्क्वायर 27 डिग्री। हम सभी के एंगल इक्वल कर लेते हैं। देखिए यहाँ 27 है, हमने यहाँ पर भी 27 किया। इसको sec स्क्वायर 27 डिग्री प्लस अब cosec 63 डिग्री है, तो cosec स्क्वायर 63 डिग्री को लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर 90 - 27। तो आप cosec का क्या हो जाएगा? sec। तो sec स्क्वायर 27 डिग्री को लिख सकते हैं माइनस cosec स्क्वायर 27 डिग्री। अब यहां से ये दोनों क्या हुआ? कैंसिल हुआ। तो हमारे पास बचता है 1 + cot स्क्वायर 27 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 27 डिग्री। अब 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर 27 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 27 डिग्री। तो इट मीन्स यहां से इसमें से माइनस किया तो आंसर क्या आ जाता है? 0। तो आंसर इज 0। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। इसमें 57 में दिया है A और B मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो A और B मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। इसी तरह B उसी काम को 12 दिन में कर सकता है और C भी उसी काम को 12 दिन में ही कर सकता है। तो पहले हम वर्क डिसाइड कर लें। वो वर्क क्या है? इन तीनों का एलसीएम, इट मींस ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए वो 24। मान लिया 24, टोटल 24 चेयर बनानी है। A और B 8 दिन में 24, तो एक दिन में 1 डे में कितनी बनाएगा भाई? 1 डे में बनाएंगे 3। इसी तरह B 12 दिन में 24, तो एक दिन में 2 चेयर और C 12 दिन में 24, तो एक दिन में 2 चेयर। अब देखिए A और B ने टोटल 3 बनाए और B एक दिन में बनाता है 2। तो जब ये B एक दिन में 2 चेयर बनाता है तो A ने कितनी बनाई होगी? 1 चेयर। सिंपल सी बात है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है अब उसको सॉल्व करते जाइए। इसने कहा A और B ने शुरुआत की, 4 दिन के बाद B छोड़कर चला गया और A छोड़कर चला गया और B ने 2 दिन और काम किया। तो बताना होगा जो बाकी जो बचा हुआ काम है उसको C ने किया तो वो कितने दिनों में कंप्लीट किया होगा। तो सबसे पहली चीज A केवल 4 दिन तक रहा
और ए एक दिन में बनाता है एक चेयर, तो 4 दिन में कितनी बनाएगा? ए ने 4 चेयर प्लस। अब बी ने टोटल 6 डेज वर्क किया और बी एक दिन में बनाता है 2 चेयर, तो 6 डेज में कितने बनाए होगा? 12 चेयर। तो इसका मीनिंग टोटल जो बन गई थी 16 चेयर बन चुकी है, 16 चेयर हमें हमारी बन चुकी है और टोटल हमें बनानी है 24। तो रिमेनिंग जो बची है, रिमेनिंग बचती है 24 माइनस 16, इट मींस 8 चेयर अभी हमारे पास बच जाती है। अब ये 8 चेयर बनाएगा कौन? सी, और सी एक दिन में बना रहा है 2, तो 8 बनाने में कितना टाइम लेगा? 8/2, इट मींस 4 डेज और लगेगा। तो 4 डेज में उसको कंप्लीट कर देगा, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या कीजिए, टोटल वर्क निकाला, फिर इनका 1 डे वर्क हमने फाइंड किया और 1 डे वर्क फाइंड करने के बाद जैसा क्वेश्चन में मेंशन था वैसा हम करते गए। भाई ए ने 4 दिन के बाद छोड़ा तो ए ने 4 दिन तक काम किया और ए एक दिन में बना रहा है एक चेयर, तो 4 दिन में कितनी बनाएगा? 4। इसी तरह बी ने टोटल 6 दिन काम किया, 4 दिन तक तो वो ए के साथ था और 2 दिन और काम किया, तो टोटल 6 दिन काम किया। और बी एक दिन में बनाता है 2, तो 6 दिन में कितनी बनाएगा? 12। तो टोटल कितनी हो गई? 16 बन गई। और इसका मीनिंग जो रिमेनिंग बची, रिमेनिंग हमारे पास बच जाती है, टोटल थी 24 में 16 बन गई, तो इसका मीनिंग 8 बची। अब वो 8 बनाएगा कौन? सी बनाएगा, और सी एक दिन में बनाता है 2, तो 8 बनाने में 8/2, इट मींस 4 डेज, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में हमें दिया है x की वैल्यू दी है √3 प्लस √2 और हमें फाइंड करनी है x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले एक चीज़ समझिए, यहाँ से एक चीज़ हमें याद रखनी होगी। देखिए यदि x माइनस 1/x इक्वल टू a है, तो x³ माइनस 1/x³ की जो वैल्यू होगी a³ प्लस 3a होगी। क्लियर? तो सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए 1/x फाइंड करने का। तो यहाँ से 1/x कैसे फाइंड करेंगे? 1/x इक्वल टू कितना होगा? 1/√3 प्लस √2। इसको आप रेशनलाइज कीजिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 माइनस √2 से ऊपर भी और √3 माइनस √2 से नीचे भी आपने मल्टीप्लाई किया, तो नीचे जो आ जाता है, एक बार बीच में प्लस हुआ, एक बार माइनस, a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा बन जाता है a² माइनस b² का। तो इट मीन्स √3 का स्क्वायर 3 और √2 का 2, तो 3 माइनस 2 इट मीन्स 1, तो यहाँ से आता है √3 माइनस √2। ये वैल्यू आ जाती है 1/x की। तो पहले हम फाइंड करेंगे x माइनस 1/x क्या होगा। तो x माइनस 1/x, तो x की वैल्यू है √3 प्लस √2 माइनस 1/x की वैल्यू है √3 माइनस √2। तो यहां से आप कह सकते हैं √3 प्लस √2 माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस √2, यहां से ये कैंसिल हुआ तो आ जाता है 2√2। तो x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाती है 2√2। तो हमें x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से हमें a फाइंड हो गया, तो यहाँ पर a की वैल्यू जो आई हमारी 2√2 आई, और हमें फाइंड करना है x³ माइनस 1/x³। तो फॉर्मूला मैंने लिखा a³ प्लस 3a, तो a की वैल्यू है 2√2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2√2। तो वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कीजिए, 2 का क्यूब होता है 8 और √2 का 2√2, तो यहाँ से आया 16√2 प्लस यहाँ से 6√2, तो टोटल आ जाता है 22√2 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है कि जो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहले देखिए जो इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है। इक्वेशन की फॉर्म जो होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म होती है। और इसके जो रूट होते हैं अल्फा और बीटा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है c/a। अब यहाँ पर यदि आप इसको देखें तो ये इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस माइनस का √3 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है कुछ इस फॉर्म की है, तो यहाँ पर a इक्वल टू है 1, b इक्वल्स टू है 0 और c इक्वल्स टू है माइनस का √3। और हमें रूट्स के जो प्रोडक्ट है, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा बताना है, वो क्या होता है c बाई ए। c की वैल्यू है माइनस का √3 और a की वैल्यू है 1, तो माइनस √3 इज द आंसर। तो माइनस √3, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम बी इक्वल टू द 25। देखिए 2 साल के लिए फॉर 2 ईयर्स 2 साल के लिए जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है CI माइनस SI होता है PR स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, PR स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू हमें दी है 25, तो 25 इक्वल्स टू P, R की वैल्यू है 5, तो 5 इंटू 5 अपॉन में 100 का स्क्वायर, तो 100 इंटू 100। तो यहाँ से 5 से ये 20 बार कैंसिल, इस 5 से ये 20 बार कैंसिल, तो यहाँ से जो P की वैल्यू आएगी 25 इंटू 20 इंटू 20, तो आंसर आ जाता है यहाँ से 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज। तो आंसर इज 10,000 रुपीज। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है कि यदि 2 सर्कल है और दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि कितने टेंजेंट आप बना सकते हैं, कम से कम कितने टेंजेंट बना सकते हैं। देखिए एक ये टेंजेंट बनाया जा सकता है, एक ये बनाया जा सकता है और एक ये भी टेंजेंट बनाया जा सकता है। तो कम से कम हम 3 टेंजेंट हम बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62 में हमें दिया गया है, ए सेशन नॉर्मली टेक 10 आवर्स टू बी फिल्ड बाय ए टैप। एक टैप है जो टैंक को 10 घंटे में फिल कर सकती है। ड्यू टू लीकेज, यदि लीकेज हो जाए इट मीन्स टैप भी चल रही है और लीकेज भी हो रही है, तो यदि दोनों एक साथ चले तो 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, इसका मीनिंग 12 घंटे लग जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि जो लीकेज है वो पूरे टैंक को कितने टाइम में वो खाली कर देगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि लेट कर लेते हैं भी टैंक में कितना पानी है। ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, इट मींस मान लेते हैं 60 लीटर पानी टैंक के अंदर है। तो टैप जो फुल कर रहा है 10 घंटे में 60 लीटर, तो इसका मीनिंग 1 घंटे में 6 लीटर उसने फिल किया। यहाँ पर यदि लीकेज भी हो तो 12 घंटे में 60, तो 1 घंटे में 5 लीटर। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि दोनों जब चल रहे हैं तो 5 लीटर फिल हो रहा है। ये किसने 5 लीटर जो फिल किया वो किसने, टैप प्लस लीकेज। लेकिन जो टैप है वो 1 घंटे में 6 लीटर फिल करती है, तो 6 लीटर इसका हुआ, 6 लीटर टैप ने फिल किया और दोनों ने मिलकर 5 लीटर किया। तो इसका मीनिंग जो लीकेज है वो 1 घंटे में 1 लीटर, 5 माइनस 6 इट मीन्स -1, तो -1 इंडिकेट कर रहा है जो लीकेज है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर कर देता है। तो टैंक में कितना लीटर पानी है, तो टोटल कितना पानी है 60 लीटर, और 1 घंटे में लीकेज बाहर निकालता है भाई 1 लीटर, तो पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 60 घंटे लगेंगे, 60 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। इसने कहा है कि एक बच्चा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट है, स्कूल पहुंचने में 5 मिनट लेट हो जाता है। और यदि वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस, घर से स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी है। तो फाइंड करने का तरीका है डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 इंटू S2 अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड
इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो इसमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं S1 इंटू S2। S1 कितना है हमारा 4, स्पीड 4 है, S2 है 5, डिफरेंस ऑफ स्पीड आया 1 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। देखिए पहले 5 मिनट लेते हैं, फिर 10 मिनट पहले पहुंचे, तो टोटल में दोनों टाइम में जो डिफरेंस होगा वो 15 मिनट का होगा। लेकिन यहाँ पर आवर में है तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 60, इसको आवर में कन्वर्ट किया। यहाँ से ये 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, 4 से ये 4 कैंसिल, तो आंसर आया 5। तो 5 किलोमीटर की वो डिस्टेंस है जो कवर करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट में हमें दिया है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है A, B, C, D और E, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव ये ऑड नंबर है, तो आप ये कह सकते हैं ये A है तो ये A+2 होगा, ये A+4 होगा, ये A+6 होगा और ये A+8 होगा। अब आपको सिखाया गया है यदि नंबर कॉन्जिक्यूटिव है तो मिडिल प्लेस पर जो वैल्यू आती है वही एवरेज होगा। 5 नंबर है, इनमें मिडिल प्लेस किसका होगा C का जो प्लेस होगा वो मिडिल प्लेस होगा। यदि नंबर कॉन्जिक्यूटिव है तो मिडिल प्लेस पर जो वैल्यू होगी वही एवरेज होगी। तो इसका मीनिंग इन सभी पांचों का एवरेज क्या होगा A+4 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 में हमें दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा अभी, सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट में से x कॉमन ले लेते हैं। ऊपर वाले पार्ट में से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन आया तो अंदर क्या बचता है x³ माइनस 1/x³ हमारे पास बचता है। नीचे वाले पार्ट से भी हम x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आएगा, x कॉमन हमने लिया तो अंदर आ जाता है भाई 3x प्लस 5 माइनस 3/x। क्लियर? तो x से x कैंसिल और इसमें आगे सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर आता है x³ माइनस 1/x³ अपॉन में, यहां पर देखिए इनमें दोनों में 3 कॉमन है तो अंदर आ जाएगा 3 इंटू x माइनस 1/x प्लस 5। क्लियर? अब यहां से जब x माइनस 1/x इक्वल्स टू 1 है तो x³ माइनस 1/x³ होगा 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1। तो इसका मीनिंग यहां से आ जाता है इसकी वैल्यू 4। तो ऊपर आया 4 और नीचे 3 इंटू x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 5। तो यहां से आ जाता है 4 अपॉन में 8। तो आंसर इज 1/2 इज द आंसर। 1/2 is the answer. Option number 2 is the answer. 66 में है sin pi x/2 equals to x square minus 2x plus 2। तो then the value of x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको बस ये देखना होगा कि x की हम इनमें से क्या वैल्यू पुट करें कि दोनों इक्वेशन ये दोनों पार्ट क्या हो सेटिस्फाई हो जाए। इट मींस यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो आ जाता है sin pi/2 इक्वल्स टू x की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूं तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2। तो यहां से आ जाता है 1 माइनस 2 प्लस 2, ये कैंसिल और ये sin pi/2। इट मीन sin 90 की वैल्यू भी तो 1 ही होती है। तो sin pi/2 इक्वल्स टू 1 ये सेटिस्फाई कर रही है कब, जब x इक्वल टू क्या लिखा मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 x इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इसमें दिया है sin 43 अपॉन में cos 47। तो sin 43 अपॉन में cos 47 को लिख सकता हूं cos 90 माइनस 43, 90 माइनस 43। इट मींस इसको लिख सकता हूं sin 43 प्लस cos 19 अपॉन में, यहां पर sin 71 को मैं लिख सकता हूं, sin 71 को लिखा जा सकता है cos 19। इट मींस sin 71 को sin 71 डिग्री है तो आप इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 19। क्लियर?
तो आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको आएगा भाई साइन का क्या हो जाएगा cos 90। क्लियर है? तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं cos 90 -8 और cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। तो यहां से ये 1 टाइम कैंसिल, इससे ये 1 टाइम कैंसिल, तो 1 + 1 -8 × 1/4। तो यहां से कैंसिल आ जाता है भाई, ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ तो 2 - 2, इट मीन्स आंसर इज 0। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, इसने कहा है द एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट इट्स सेंटर इज 60 डिग्री। भाई एक सर्कल है, क्लियर, इसका सेंटर ये है, मान लेते हैं O इज द सेंटर, O इसका सेंटर है, और एक कोड है AB कोड मान लेते हैं भाई। इसने कहा कोड से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। तो जो कोड है वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये एंगल 60 का है। अब यहाँ पर सोचिए ये दोनों OA और OB भी तो बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस है। तो इसका मीनिंग जब सर्कल की रेडियस है तो इसका एंगल A और एंगल B भी इक्वल होगा, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो इसका मीनिंग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल्स टू 60 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। अब यहां से एंगल O हमें पता है ये 60 डिग्री है, और एंगल A और एंगल B क्या है, बराबर है, ये थीटा है और ये भी थीटा मान लेते हैं, क्योंकि ये अपोजिट जो साइड है वो इक्वल है ये। तो यहां से थीटा प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2 थीटा इक्वल्स टू आता है 120, तो थीटा की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा ये भी 60 डिग्री का हुआ और ये भी 60 डिग्री का हुआ, और जब ये 60 के हैं तो इट मीन्स ये जो ट्रायंगल बना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मीनिंग जो ये कोड है, ये AB जो है वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के। इट मीन्स OA आप कह सकते हैं रेडियस के इक्वल होगा। तो दोनों इक्वल है, तो इनमें रेडियस और कोड में आपसे रेशो पूछा है, तो रेशो होगा 1:1 का रेशो होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है इफ x + y = 15 और x - 10 का होल क्यूब प्लस y - 5 का होल क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला याद होना जरूरी है। बताइए a + b का होल क्यूब क्या होता है। a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b। क्लियर? तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना होगा। तो यहाँ से यदि मैं इतने पार्ट को लेता हूँ तो आ जाता है भाई a³ + b³ वो किसके इक्वल होगा, a + b का होल क्यूब -3ab a + b, -3ab a + b। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया है x + y = 15 हमें दिया है। अब यहाँ पर इस 15 को ब्रेक कर सकता हूँ, x + y = 10 + 5, ये भी तो लिख सकते हैं। इस 10 को भी इधर ले जाइए और 5 को भी इधर ले जाइए, तो हमारे पास आएगा x - 10 और प्लस y - 5 = आ जाता है 0 के। अब हमें वैल्यू पुट करनी है x + 10 का क्यूब प्लस y - 5 का क्यूब हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला था a + b का होल क्यूब। a + b कितना आएगा, x - 10 प्लस y - 5 का होल क्यूब -3 इंटू x - 10 इंटू y - 5, और इसकी प्रोडक्ट में आ जाएगा x - 10 प्लस y - 5।
क्लियर। और आपको दिया गया है x माइनस 10 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर भी x माइनस 10 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हुआ 0 का क्यूब प्लस माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू वाई माइनस 5। अब यहाँ पर भी यही है x माइनस 10 प्लस वाई माइनस 5, एक्स माइनस 10 प्लस वाई माइनस 5, इसका सम ये सारा क्या है 0 के इक्वल है इंटू 0, तो यहाँ पर पूरे की वैल्यू क्या आ जाती है 0 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में दिया है इफ गुड्स बी परचेज फॉर रुपीज 450 एंड 1/3 सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, तो एट व्हाट gain percent should be remainder be sold so as to gain 20% on the whole transaction। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना होगा, तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन के मेथड से भी को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भाई हमने टोटल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, भाई फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, भाई जो गुड्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। भाई पहले हमने जो बेचा वो 1/3 बेचा, तो 3 में से एक पार्ट बेचा, तो कितना पार्ट बचा हुआ है 2 पार्ट बचा हुआ है, क्लियर है। तो जो पार्ट्स है उनमें जो रेशो आ रहा है 1:2 का रेशो है। अब लेकिन पहले पार्ट को हमने 10% के लॉस पर बेचा, तो मान लिया 10% का लॉस हमने यहाँ पर लिया, 10% का लॉस लिया, और दूसरे को हम x% के प्रॉफिट पर बेचे, तो ओवरऑल हमें तब कितना बचता भी 20% का प्रॉफिट चाहिए, ओवरऑल हमें 20 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस, तो x माइनस 20 और 20 में से 10 को माइनस करेंगे, माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 30। तो इसका मीनिंग इस पार्ट और इस पार्ट में जो रेशो होगा वो 1:2 का रेशो होगा। तो x माइनस 20 अपॉन में 30 इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 40 इक्वल्स टू 30, तो 2x इक्वल टू आ जाता है 70, तो x की वैल्यू आ जाती है 35। तो इसका मीनिंग हमें जो दूसरे वाला जो पार्ट है सेकंड पार्ट को 35% के प्रॉफिट पर बेचना होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में हमें दिया है ABC एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसने कहा PO और R रेस्पेक्टिवली डिनोट द मिडिल पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है O और AC का मिड पॉइंट है R। तो आपसे पूछा गया इनमें से ये PQR है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो याद रखिए यदि किसी ट्रायंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो जो पूरा बड़े वाला जो ट्रायंगल है 4 इक्वल एरियाज में डिवाइड हो जाता है, और ये जो ट्रायंगल है ऑलरेडी क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर ये जो 4 बनेंगे 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर PQR जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। Save 25 rupees on purchase of an article on which a discount of 20% is allowed। इसका मीनिंग 20% का डिस्काउंट मिलता है तो उससे 25 रुपये बच जाते हैं। तो जो डिस्काउंट मिल रहा है वही उसकी सेविंग हुई, तो 20% उसने आर्टिकल का जो भी था उसका 20% का डिस्काउंट मिला, तो 20% किसके बराबर है 25 के। जब उसने 20% का डिस्काउंट मिल गया तो इसका मीनिंग 80% उसने पे किया होगा, तो 80% पे किया होगा, तो जब 20% 25 के बराबर है तो 80% होगा 100 के बराबर, तो इसका मीनिंग उसने टोटल कितने पे किए हैं 100 रुपये पे किए होंगे। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 73 से 75 में हमें दिया है दो फैमिली हैं A और B, उनके जो खर्चे हैं एक्सपेंसेस है उसको बताया गया फूड, फ्यूल, एजुकेशन पर, मिसलेनियस, हाउस रेंट, क्लॉथ, इन सब पर जो खर्चा हुआ है उसके बारे में हमें डाटा दिया हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसने दिया है यदि पूरे फैमिली बी का पूरे साल का पूरा जो टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर है वो 10,000 रुपये है,
तो आपको बताना है उसमें से क्लॉथ पर कितना हुआ है। अब देखिए क्लॉथ वाला ये वाला पार्ट है, तो यदि टोटल 100 रुपये खर्च हुए तो 100 में से 15 रुपये क्लॉथ पर खर्च हो रहे हैं। यहाँ पर ये 45 है, यहाँ 60 है, तो 15 रुपये खर्च हुए किस पर? क्लॉथ पर। तो इसका मीनिंग टोटल का 15% क्लॉथ पर खर्च हो रहा है। तो 10,000 का हम 15% जब मैं फाइंड करूँगा, 10,000 का 15% आप फाइंड कर दीजिए, तो ये आता है 1500 रुपये। तो इसका मीनिंग पूरे साल में जो क्लॉथ पर जो खर्चा हुआ है वो 1500 रुपये खर्च हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन एजुकेशन इन फैमिली ए। फैमिली ए में टोटल का कितना एजुकेशन पर खर्च हुआ है। मान लेते हैं टोटल खर्चा हुआ है 100, टोटल तो है 100, उस 100 में से एजुकेशन पर कितना खर्च हुआ है। देखिए यहाँ पर है 45 और यहाँ पर कितना है 65। 45 से 65 इट मीन्स 20 रुपीज़ खर्च हुए। 100 में से 20 रुपये खर्च हुए किस पर? एजुकेशन पर। तो यहाँ से रेशो आ जाता है 1/5, 1/5 पार्ट एजुकेशन पर खर्च हुआ है। ऑप्शन नंबर 3। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में 75 में हमें दिया है द टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए इज 30,000 रुपीज़। एक फैमिली ए का पूरा जो एनुअल एक्सपेंडिचर है वो 30,000 रुपये है। द मनी स्पेंट ऑन फूड, क्लॉथ एंड हाउस रेंट इज। तो फूड, क्लॉथ और हाउस रेंट कौन सी फैमिली के बारे में बात कर रहा है? ए के बारे में। तो सबसे पहले फूड देखिए भाई, ये वाला पार्ट फूड को इंडिकेट कर रहा है, तो फूड पर हो रहा है 30। क्लॉथ में देखते हैं, क्लॉथ वाला सिंबल ये है, तो 30 से 45 है, तो इट मीन्स 15 यहाँ पर। और हाउस रेंट के लिए जो सिंबल है ये हमारा ये वाला सिंबल है, इट मीन्स 75 से 90, तो 15 यहाँ पर। तो टोटल यदि हम देखें तो 60 रुपये का खर्चा हो रहा है। तो यदि टोटल खर्चा हुआ 100 रुपये का, 100 में से 60 रुपये का खर्चा केवल इन तीनों चीज़ों पर हुआ है, तो 60% खर्च हो रहा है। तो टोटल का 60% इन तीनों पर खर्च हुआ, तो टोटल हमारा खर्चा था 30,000, तो 30,000 का 60% हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ से आ जाता है 18,000 रुपीज़। 18,000 रुपये खर्चा इन तीनों पर हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। थैंक यू।